हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। कैग क्या होते हैं, इनके बारे में संविधान में कहाँ पे बताया गया है, इनके कार्य क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं, करंट में कौन है अभी हमारे कैग, तो इस सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो कैग का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर या कंट्रोलर आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इनका काम। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राज्यों की गवर्नमेंट या केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नमेंट, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, हम टैक्स पे करते हैं, उससे इनके पास पैसा जाता है। ठीक है, तो उस पैसे की प्राप्ति और उसका व्यय, उसको गवर्नमेंट किस किस चीज़ में खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ से प्राप्त कर रही है, उन सभी का लेखा जोखा रखने का काम, ऑडिटिंग रखने का काम किसका होता है, कैग का होता है। तो इसके लिए एक पद बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे अभी करंट में कौन है कैग, तो हमारे 13 नंबर के कैग हैं जो कि कौन है, राजीव महर्षि। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 2017 से है 2021 तक। क्लियर है। अब इनके बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 148 क्या बोला है इसमें, तो सबसे पहला स्टार्ट होता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि ये एक पद होगा। तो कैग के पद का वर्णन किसमें किया गया, आर्टिकल 148 में। ठीक है, उसके बाद 149 में क्या है, इनके कार्य, शक्ति और योग्यताओं का वर्णन किया गया है। किसमें, आर्टिकल 149 में योग्यताओं का वर्णन किया गया है, कार्य का और शक्ति का। किसमें, 149 में। ये अभी एमपीपीएससी जो 2019 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, आर्टिकल 149। यहाँ पे काम क्या होते हैं इनके, तो ऑडिटिंग करते हैं ये केंद्र लेवल पे, और राज्यों के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम करते हैं कैग। राज्य और केंद्र के लिए एक ही कैग होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, एक ही होते हैं, अलग अलग पद नहीं होता, एक ही कैग होते हैं। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम करते हैं राज्यों में, और केंद्र में ऑडिटिंग का काम करते हैं। केंद्र के लिए अकाउंटिंग का काम और ऑडिटिंग का काम अलग अलग पर्सन करते हैं, पर राज्यों के लिए एक ही करते हैं। अब देखिए, एक ही इंसान क्यों नहीं करता ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। पहली बात तो अकाउंटिंग क्या होती है, हमने पैसा कहाँ कहाँ से हमारे पास आया और कहाँ कहाँ गया, उन सभी का लिखना, उन सभी को लिख के रखना, अकाउंट बनाना, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, और इसको चेक करने का काम होता है ऑडिटिंग। ठीक है, तो एक ही पर्सन इसको लिखेगा भी, एक ही पर्सन इसको चेक भी करेगा, तो यहाँ पे फिर सही गलत कैसे पता चलेगा, करप्शन हो सकता है। तो इसीलिए केंद्र में अलग अलग होते हैं, तो केंद्र में ऑडिटिंग का काम करते हैं। क्लियर है। लेकिन राज्यों ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम दो दो लोगों पे खर्च करें, तो इसीलिए हम ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों एक ही पर्सन से कराएंगे। क्लियर है। अब आर्टिकल 149 हो गया। फिर 150 में लेखा परीक्षण, मतलब कि जो ऑडिटिंग इन्होंने बनाई है ना, उसका प्रारूप तैयार करेंगे। ठीक है, और उस प्रारूप को जो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट को ये प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, केंद्र लेवल पे प्रेसिडेंट को देते हैं, राज्य लेवल पे राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, केंद्र लेवल पे प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को, और राज्यों में राज्यपाल को देते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको संसद के सामने रखते हैं। किसके सामने रखते हैं, संसद के सामने रखते हैं। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के सामने रखते हैं। अब लोकसभा राज्यसभा के सामने जब इसको रखा जाता है तो इस पर बात होती है, बहस होती है कि पैसा इतना इस स्कीम में देना चाहिए था, आपने ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, ये सब तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो विपक्ष आरोप लगाता है गवर्नमेंट पे, तो उस तरह से बहस होती है और बेसिकली इस तरह से काम होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर इनको शपथ कौन दिलाता है, तो वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति की राष्ट्रपति ने, शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, और ये अपना त्यागपत्र रिजाइन अगर करना चाहते हैं तो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं और त्यागपत्र देते हैं। कैग का को कौन बताता है राष्ट्रपति को कि भाई इस पर्सन को आप कैग नियुक्त कीजिए, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से तो करते नहीं है, या तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या फिर मंत्रिपरिषद बताएगी। तो प्राइम मिनिस्टर इनको नॉमिनेशन करते हैं कि बताते हैं कि भाई इस पर्सन को आप कैग नियुक्त कर दीजिए, और उस पर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। क्लियर है। अब इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो कैग का कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, याद रखना है आपको, 5 ईयर्स का जनरली सबका होता है, तो कैग का 6 साल का होता है, या फिर 65 ईयर्स। इनकी ओवर मतलब कि लास्ट एज, मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स की। 65 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, जो भी पहले हो जाए वो। क्या मतलब है इस बात का, जो भी पहले हो जाए, जैसे कि कोई पर्सन 40 साल की एज में कैग के पद पर नियुक्त होता है, तो ये अपना 6 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा, 46 की एज हो जाएगी और उनको इनके पद से हटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पर्सन मान लीजिए 62 या 63 की एज में कैग के पद पर नियुक्त होता है,
अब इस पर्सन की 65 एज होने तक इनके यहाँ पे देखा जाए तो 2 ही साल कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 3 ही साल कंप्लीट हुए हैं, लेकिन 65 ईयर्स कंप्लीट हो गए। भले ही ये 6 साल कंप्लीट नहीं हुए हों तो भी 65 ईयर्स की एज कंप्लीट हो गई तो ये इनके पद से हटा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये होता है इस बात का मतलब। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इनके वेतन कहाँ से मिलता है, तो संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से इनका वेतन मिलता है। इनकी पर मंथ सैलरी होती है 2,50,000। तो ये जो संचित निधि से पैसा मिलता है, जैसे हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको, इन सभी को जो वेतन मिलता है वो भारतीय कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से मिलता है। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे आगे इनके कार्य क्या है और इनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो इनका काम है ये अपना रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो केंद्र लेवल पे किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राज्य लेवल पे किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। क्लियर है? फिर राष्ट्रपति किसके सामने रख देते हैं, संसद के सामने रख देते हैं, और राज्यपाल किसके सामने रख देते हैं, विधानसभा के सामने रख देते हैं। ठीक है? राज्य की जो विधानसभा होती है उसके सामने रख देते हैं। क्लियर है? इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, तो योग्यताएं वरिष्ठ IAS अधिकारी, IAS लेवल के किसी भी अधिकारी को जो कि वरिष्ठ है उसको कैग के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेंगे, जिसको भी राष्ट्रपति को सही लगता है उनको कर सकते हैं। बताते कौन है, प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। क्लियर है? अब इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है इनकी, मतलब इनको इनके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है इनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस, पद से हटाने की प्रक्रिया। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रैंक के अधिकारी होते हैं, 9th रैंक के। ठीक है? अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इनके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, देखिए कुछ हमारे ऐसे अधिकारी होते हैं हमारे देश में जिनको उनके पद से हटाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जब भी मन किया तो राष्ट्रपति ने बोला कि आप निकल जाओ, इनको इनके पद से हटाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी सत्ता में जो गवर्नमेंट है वो उनको प्रेशराइज कर सकती है। उन गवर्नमेंट की जो स्कैम है या गवर्नमेंट जो भी स्कीम में ज़्यादा पैसा लगा रही है, बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है, वो सब चीज़ें अगर जो है वो कोई बताएगा नहीं, मतलब अगर वो बताना चाह रहा है तो उनको प्रेशराइज कर सकती है। तो इसीलिए इनके लिए एक प्रोसेस बनाई गई है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप इनको इनके पद से हटा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रोसेस होती है, तो आपको इनकी भी समझ आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में विधेयक स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है। अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 100 लोग लिखित में नोटिस देंगे लोकसभा के। ठीक है? क्या नोटिस देंगे कि हमें इन जज को इनके पद से हटाना है। तो नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद वोटिंग कराई जाएगी। कहाँ पे कराई जाएगी, लोकसभा में ही स्टार्ट होगी। ठीक है? लोकसभा में स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए, कितना, 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी और कितने वोट होने चाहिए, 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। वोट होंगे, फिर यहाँ पे भी पास हो गया, यहाँ पे भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे, तब इनको इनके पद से हटाया जाएगा। ठीक है? ये प्रोसेस राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। राज्यसभा से अगर स्टार्ट होती है तो 50 लोग लिखित में नोटिस देंगे, लोकसभा से 100 लोग, राज्यसभा से 50 लोग। नोटिस देने के बाद फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी 2/3, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में वोटिंग हुई 2/3, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो यही होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए और यही होती है कैग के लिए। राष्ट्रपति के लिए अलग होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग होती है। क्लियर है? सबकी आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो लेखा परीक्षण, डेटा ऑडिटिंग केंद्र और राज्य लेवल पर कौन करते हैं, कैग ही करते हैं डेटा ऑडिटिंग का काम। उसके बाद सार्वजनिक धन, जो हमारा जो पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा किसका है, हमारा, ये लोगों का है। लोक वित्त का संरक्षक बोला जाता है किसको, कैग को। ठीक है? सार्वजनिक धन का संरक्षक या लोक वित्त का संरक्षक बोला जाता है। इनको विपक्ष का मित्र भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी पोल खोल रहे हैं तो विपक्ष का ही काम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए विपक्ष का मित्र बोला जाता है इनको। ठीक है? इसके अलावा पद त्याग के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। ये किसमें बता रखा है, आर्टिकल 148 के 4th में। ठीक है? 148 में इनके पद के बारे में बता रखा है, तो उसी में बता रखा है कि जब ये पद को त्याग देंगे तो उसके बाद ये कोई सरकारी पद नहीं ले सकते हैं। ठीक है? अब लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र बोला जाता है इनको, सलाहकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है? अब इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा कि संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद जो है वो कैग का है। तो ये आपको याद रखना है, ये भीमराव अंबेडकर ने बोला है। BR अम्बेडकर ने क्या बोला है कि संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वो कैग है। क्लियर है?
ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, जो इनके कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। तो इनको डिटेल में देख लेते हैं। ये प्रावधान है कैग की कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें जो हैं उनके बारे में अधिनियम 1971 में अधिनियमित किया था, जिसके अनुसार भारत मतलब कि केंद्र की, राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की जो संचित निधि, जो कोष है, जो धन है, उसकी प्राप्तियाँ और उसका व्यय के बारे में कौन पता रखते हैं? कैग रखते हैं। ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट यही बनाते हैं। किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए अन्य सहायक खाते के बारे में ये जानकारी रखते हैं। सरकारी कार्यालय और विभागों में रखे गए भंडार स्टॉक के खाते के बारे में तो ये पूरी की पूरी ऑडिटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनके बारे में भी ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है। संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा उस या उसके द्वारा कोई बनाए गए कानून के तहत स्थापित जो निगम हैं उनके बारे में रखते हैं। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जो निकाय हैं, अधिकारियों को सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, जो ऋण दिया जा रहा है, उसके बारे में भी ये पता रखते हैं। और जो ऑडिट सौंपे गए ऑडिट हैं, जैसे कि पंचायती राज संस्थानों और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं कि तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के लिए जो ऑडिट किए जाते हैं, जो सौंपे जाते हैं, उसके बारे में ये पता रखते हैं। क्लियर है। तो ये इनके काम होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सबसे पहले आपको याद रखना है बी नरहरि राव। ये कब थे? 1948 से लेकर 1954 तक। ठीक है। तो इनके बारे में आपको रखना है। पहले कैग हैं हमारे, और उसके बाद वाले इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी जो 13 नंबर के कैग हैं वो है राजीव महर्षि, 2070 से लेके 2021 तक। क्लियर है। यहाँ पे एक नाम और इम्पॉर्टेंट है, विनोद राय। इन्होंने काफ़ी सारे स्कैम्स के बारे में बताया था, तो इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस याद रखने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? पहले आप आंसर करिए। आर्टिकल 148 कार्य और शक्तियों के बारे में, आर्टिकल 149 में। ठीक है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 6 ईयर्स के लिए की जाती है, या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है ना, उसी सेम तरह से इनको हटाया जाता है। इसीलिए 9th रैंक के अधिकारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होते हैं। क्लियर है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, भारतीय लेखा और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही है। नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, नहीं, राज्य सरकार के स्तर पर भी होता है, तो ये गलत हो गया। सार्वजनिक फंड का संरक्षक बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। तो दूसरा वाला सही नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का नहीं है? ठीक है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और राज्य सरकार से किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। संचित निधि की रक्षा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। केंद्र की सहायता प्राप्त करने वाले सभी ऑफिस संस्थानों का लेखा परीक्षण रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखते हैं, नहीं, किसके पास रखते हैं? राज्यपाल को देते हैं। और राज्यपाल फिर किसके पास रखता है? ये विधानसभा में रखता है। ठीक है, विधानसभा में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पास है? भारत की संचित निधि का, बिल्कुल है। राज्य की संचित निधि का, बिल्कुल है। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, हाँ है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैग के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपको ये कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।